अनम्यूट अनम्यूट करें, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ है। हाँ, अब स्टार्ट करें। बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ, वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर। हमारा इंटरनेट का कोई मसला हो गया था, उससे ये हमारा राब्ता टूट गया था। हम दोबारा आपके साथ हैं। मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूं और मैं दोबारा वो सवालात दोहरा देता हूं ताकि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब उस पर बात आगे कर सके। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर बहुत माजरत चाहता हूँ, वो कोई इंटरनेट का मसला, अभी तो मेरा वो कंप्यूटर भी ऑन हो गया है, लेकिन ठीक है अभी मोबाइल से हम कर रहे हैं। तो जहां से हमने बात खत्म की थी कि एक तो वो सेनेट के अंदर जो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ अगेंस्ट वो रिट हुई थी, वो भी मुस्तरद हो गई। उसके बाद जो हाई कोर्ट में हुई थी वो भी मुस्तरद हो गई। और उसके बाद जो एक उस्मान काकड़ साहब थे, उनने असम्बली के अंदर तो बड़े खड़े होकर कहा जी हमें अभी धमकियां भी मिल रही हैं, और इस्लामाबाद को इस्लामाबाद कह दिया। और मेरा ख्याल है अदालती बारे में बताया कि एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल के पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो जो दुनिया की बदतरीन उन 128 अदालतें हैं, होती है निज़ाम है, उसमें से 121वें नंबर पर है। और राना सनाउल्लाह केस में यूरोपियन पार्लियामेंट्री जो एक ऑब्जर्वेशन ग्रुप होता है, उन्होंने कहा है कि हम इस मुकदमे की जांच पड़ताल भी करेंगे, और ये मुकदमा जो है ये एक बड़ा इस दौर में यानी इस सदी में भी ऐसे निज़ाम जो है ये नहीं चलने चाहिए। तो आप अब अपनी राय दें, अपने नाजरीन को बताएं हमारे को कि ये जो यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला है, क्या इसमें भी अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोड़े अटका रही है इनकी चेयरमैनशिप में? हालांकि अक्सरियत है, वजीर आजम साहब खुद कहते थे जिसकी अक्सरियत हो अदालत में कि भाई उसी का हक बनता है। अदालत ने भी कहा था कि जिस पार्टी की अक्सरियत हो उसके लोगों को मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? देखें, हम तो ये कहते हैं जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी और मंशा है जी उसी के मुताबिक चलना चाहिए। जी और मुतनासिब नुमाइंदगी का मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में, जब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जी जी कि ओपन बैलेटिंग से हो या सीक्रेट जी बैलेट से जी कैंडिडेट का इंतखाब हो, तो जी जो 226 सेक्शन जो है, जो क्लॉज है, उसके मुताबिक यह है कि बैलेट जो है वो सीक्रेट होगा। और सीक्रेट से मराद सीक्रेट है, ये कभी भी ये नहीं। ऐसे ही जैसे फर्ज करें कि हम जो वोट देते हैं नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, जी तो किस आदमी ने किसको वोट दिया, ये अगर कोई पता कराने की कोशिश करे तो नहीं पता चलाया जा सकता अनटिल एंड अनलेस कि कोई शख्स जिसने किसी के साथ वादा किया हुआ और वो बैलेट पेपर पे कोई किसी किस्म का निशान, चूंकि जो इलेक्शन रूल्स के अंदर बैलेट पेपर पे कोई एक्स्ट्रा निशान जो है वो नाकस वोट तस्वर होता है। बाज दफा बाज सूरतों में उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि अमूमन लोग जो है वो सुई यानी पेन, पेपर पेन, या जो है वो कोई 1 रुपए का नोट, इस तरह का कुछ लगा के क्लिप करके निशानियां लगा के देते थे। जाने लगा के देते थे, और वो कह देते थे कि जो जो इस तरह का वोट होगा तो वो आप ये समझिए कि मैंने दिया है। तो ये है। बट अगर कोई कैंडिडेट ये चाहे कि उसको किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया, तो ये पता नहीं किया जा सकता। ये इन 3 फोरम्स पे, मतलब लाइक पीओके हो गया या बीओजे के जीबी हो गया, तो इन जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। और पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं उनमें प्रोविंशियल असेंबली के, जिनको एमपी बोला जाता है, मेंबर जो है वो सूबाई असेंबली, और नेशनल असेंबली के जो है वो नेशनल मेंबर पार्लियामेंट जो है नेशनल असेंबली। यानी तो कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्शंस जो है वो
सीक्रेट हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। उसके बाद आ जाता है प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब, तो इसके लिए जो है वो शो ऑफ हैंड है। चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड से होता है। और इसी तरह बजट जो है मंजूर करना या रिजेक्ट करना, ये शो ऑफ हैंड से होता है, इसमें कोई सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती। और फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी इन्हीं जो जो ओपन बैलेट के जरिए या शो ऑफ हैंड के जरिए होता है, वहां अगर कोई फ्लोर क्रॉस करे या ओपनली अपनी पार्टी को, जिस पार्टी के मैंडेट उसके पास था, जिसके टिकट पे वो मुंतखब हुआ, वो ओपनली अगर अपनी पार्टी को डिफाई करे और उसका हुक्म मानने से इनकार कर दे, इख्तलाफ कर दे, तो तब भी जो है वो कार्रवाई की जा सकती है उस मेंबर के खिलाफ और उसको डिसीट किया जा सकता है। हाँ, कानून में एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं है, लेकिन 15 या 15 से ज्यादा है, अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर यानी या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले जिसके कम से कम मेंबरों की तादाद जो है वो 15 और ज्यादा से ज्यादा की कोई वो नहीं है, या 20 है, बहरहाल 15 है या 20 है जो है ना, यानी कम से कम तादाद, तो वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो फैसले कर सकते हैं। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ लोगों से, कुछ पार्टियों से बंदे तोड़ के तो एक पैट्रियट ग्रुप बनाया गया था, और उसके जरिए जो है अपने कैंडिडेट को जो है वो उन्होंने वोट दिलवाए थे, यानी पार्टियों में तोड़ फोड़ करके तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो अभी ये है कि जो सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन होगा वो भी सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। इस अलबत्ता अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं ने और ख़ास करके मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो मीडिया टॉक से बात करते हुए कहा कि ये मौका है कि अगर हुकूमत जो है वो जो बहुत जो जो समझते हैं कि मेरिट उसी सूरत में कायम रह सकता है या ट्रांसपेरेंसी उसी सूरत में ला जा सकती है, तो फिर ये है कि उनको पता है कि हमारे वोट उनसे ज्यादा हैं, तो वो अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हैं, किस उम्मीद पे, किस आस पे। अगर ये आइन की मंशा थी तो इस आइन की तो पहले भी मंशा यही थी, फिर उसके खिलाफ अपीलें और ये सारा शोर शराबा इन्होंने क्यों किया। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि ये हुकूमत के पास एक मौका है कि अगर वो जरा थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने सीने पे हाथ रख के, तो जो आज से ठीक एक हफ्ता पहले तक जिन बातों का वो इजहार कर रहे थे, तो पहलकारी करके तो अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें और अपोजिशन की जो अक्सरियत है सेनेट में उसको तस्लीम करते हुए वो कहें कि ठीक है जी, आप अपना चेयरमैन भी बना रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन भी बना लें और लीडर भी बनेगा फिर उनका, लीडर भी बना लें। लेकिन हमारी तीसरी दुनिया की हुकूमतें और बिलखुसूस पाकिस्तान में चूंकि ये खेल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की हद तक नहीं होता जी, शायद अगर पॉलिटिकल पार्टियों की हद तक हो और पॉलिटिकल पार्टियां इतनी ताकत में हों तो शायद ये फैसले कर भी लें। यहाँ एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान की फौज, और उस फौज के आगे विंग हैं, आईएसआई है और अलाए बलाए हैं। तो जी, वो बेसिकली आज तक जो पाकिस्तान की सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं या जी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें फैसलों की ताकत जो है जी, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास रही है। और चूंकि आवाम के वोट को मैनेज करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था, पहले उन्होंने बहुत अपनी पार्टियां अपने लोगों को भी स्पॉन्सर किया, लेकिन वो लोग अपने जमानतें भी नहीं बचा सके, तो फिर एक नया तरीका उन्होंने निकाल लिया कि जो इलेक्टेबल्स हैं या वो लोग जो बरसा बरस से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक खानदानी उनका जो है वो सियासत में एक रोल है और उसकी वजह से
एक खास किस्म का वोट बैंक उनका अपना होता है, जाति या अपना जाति असर सूख, और कोई 10%, 20% अगर पार्टियों का भी वोट उनको चला जाए तो वो बड़े आसानी के साथ जीत जाते हैं। जी तो जी वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होते हैं, और जी उनको जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो रास्ता दिखाती है वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। और आज तक उन्होंने किसी किस्म की, ये इलेक्टेबल्स ने किसी किस्म की मजामत नहीं की। तो हम इलेक्टेबल्स को की जो है उनके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन जी ये एक हकीकत है कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शायद 1970 का इलेक्शन ऐसा था कि जिसमें इलेक्टेबल्स का कोई रोल नहीं था, बल्कि जितने भी इलेक्टेबल्स थे उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। बहुत सारे गद्दी गद्दी नशीनों की भी जमानतें जब्त हो गई थी। जी और जी बहुत डाउन ट्रोडन लोग जो है वो उन इलेक्शन में कामयाब हुए थे। और आप ये देखें कि उसमें ये जो आप जो मौलवियों की तरह गड़बड़ करते हैं ना, तो उस वजह से ये सारा कुछ खराब हो जाता है। ये मौलवियों की तरह जो है ना छेड़छाड़, मतलब यह है तो कि सर, वो न सर मैं करें। छेड़छाड़ी, वो खुद गिरता है आगे, मैं उसके स्टैंड नहीं है, देखिए ये बड़ा कमजोर सा है, अब वो दोबारा ऑन हो गया है। हाँ, तो ये मोबाइल है। सॉरी इसलिए सर। इसलिए जिस वक्त हम प्रोग्राम शुरू करें तो उस टेबल से भी हाथ सारा पीछे, ये जी बड़ा इजी होता है। मतलब यह है कि जो है ना आदमी को टेबल पे बाजू रख के गुफ्तगू करना ज्यादा इजी सर होता है माफी माफी चाहता हूँ, मसले माफी पे। चाहता हूँ। लेकिन टेबल से आप जरा थोड़ा सा फासला रख के बैठें, तो मैं अभी पीछे हो गया। ताकि ये बार बार जो है वो डिस्टरबेंस भी ना हो, और सॉरी एक फ्लो के साथ जो है ना वो प्रोग्राम चल सर, मैं पाए। माफी हाँ, चाहता नहीं, हूँ। माफी माफी की मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि चूंकि वो आप में कुछ सर वो उलमा की सी खुसूसियात पाई जाती है ना, जो हर हर सुराख में हैं। और फिर मतलब यह है कि जब तक छोटी मोटी उछल कूद ना करें तो उस वक्त तक फिर उनको नहीं हैं, नहीं सर, उलमा इकराम अब का नहीं होगा, अब सर नहीं होगा, बंद कर दिया, वो तो, मोबाइल तो बंद है मेरा अभी। तो वो ये है कि तो मैं ये बता रहा था कि 1970 के वाइड इलेक्शंस हैं, जिन इलेक्शन के बारे में अमूमी तौर पर या मुबसरीन की अमूमी राय ये है कि वो इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हुए, और एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था वो सिर्फ प्रोपेगेंडा की। मैं तो ये कहता हूँ कि उस वक्त भी एक बड़े पैमाने पे जो है ना वो प्रोपोगेशंस जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों के लिए मौजूद थी। अखबारात में बड़े बड़े उनके इश्तहारात आते थे, उनके उनको टीवी पे भी कवरेज मिलती थी। और जो पार्टियां थी, चाहे वो अवामी लीग थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो नेशनल अवामी पार्टी थी, चाहे वो जमातुल उलमा इस्लाम थी, मुफ्ती साहब की, मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा मौलाना इस्लाम साहब। पाकिस्तान। तो इन पार्टियों को अमूमी तौर पर इनके खिलाफ प्रोपोगेशन ये थी कि ये एंटी पाकिस्तान पार्टियां हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, और हमारे एक टीचर होते थे उर्दू के, तो वो बाकायदा बोर्ड पे पार्टियों के, पाकिस्तान की मुहिब वतन पार्टियां और पाकिस्तान की गद्दार पार्टियां, और मैंने इस पे मजामत की, और मेरे बहुत सारे क्लास फेलो इसके विटनेस हैं कि मैंने इस पे जो है वो बाकायदा, जब मैंने कहा कि ये आप गलत है वो कर रहे हैं, हालांकि मैं उस वक्त कुछ 7वीं 8वीं में पढ़ता था। तो कहने का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त प्रोपोगंडे की हद तक मौजूद थी, सपोर्ट करती थी अपने लाइक माइंडेड लोगों को। लेकिन बहरहाल उस इलेक्शन के जो नतायज आए, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है नेशनल अवाम पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम अक्सरियती पार्टियां बनी। पाकिस्तान में मतलब सिंध और पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी, और उस वक्त का जो मशरकी पाकिस्तान था वहाँ अवामी लीग। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि अवामी लीग के तमाम मद्दे मुकाबल
जितने भी मंदे मुकाबल थे उन सब की जमानतें जब्त हुई, और जो 2 आदमी जीते उनके मुकाबले में अवामी लीग ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। बात लंबी हो गई। तो अभी पाकिस्तान में जो इस वक्त है, जो दंगा मुश्ती हो रही है, तो उसमें अपोजिशन के रहनुमाओं ने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, और जब एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है तो उससे सीधी सीधी मुराद जो है वो आर्मी और जो है वो आईएसआई होती है। और जब आर्मी और आईएसआई का मतलब लिया जाता है तो आर्मी का हरगिज मतलब नहीं कि वो सूबेदार या वलदार या सपाई, बल्कि जो आर्मी के वो लोग जो पॉलिसियां बनाते हैं, और फौज के अंदर जो डिसिप्लिन है कि अपने सीनियर का ऑर्डर मानने की, तो उन्हीं के पास बंदूक भी है, उन्हीं के पास ताकत भी है, उन्हीं के पास वसाइल भी हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान में एक है, आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक मेंटल डिफीट पैदा करने के लिए पे दर पे जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लाइक माइंडेड लोगों को जो है वो इख्तदार के मनाजल तय कराई हैं। तो उस वजह से अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि जिस पार्टी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट हो वो इख्तदार में नहीं आ सकती। तो अभी यह है कि अपोजिशन के रहनुमाओं ने जो आई थिंक ऑन सैटरडे उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सेनेट के सेनेटर्स के इंतखाब के मौके पे भी आखिरी दिन जो है वो 2 दिन वो मसलसल कोशिशें करते रहे लोगों को तोड़ने की, जिसपे नून लीग ने खास करके प्रोटेस्ट किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और फिर बिलावल भुट्टो ने भी जो है ना वो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ उन सब लोगों को जो है वो फोन करके कहा कि अगर आपने ये बंद न की मुदाखलत तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि जो जितने एक मैनेज कर सकते थे, तो उसके बाद शायद उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटे। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी 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 जी। कि ये जो इलेक्शन हुए थे 1970, जो आपने फेयर इलेक्शन कहे ना, फेयर इलेक्शन हुए थे जिंदगी में पहली बार, मेरा ख्याल है। मैं मुबस्सरीन की कहता हूँ, मतलब लेकिन सर उसमें अवामी लीग ने 1,39,33,137,162 वोट लिए थे, 39.2%, और उनकी 160 सीट थी जी। और पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे 61,08,923, 18.6%, और 81 सीट थी। अगर वो फेयर इलेक्शन थे तो फिर हुकूमत अवामी लीग की बननी चाहिए थी। वो तो हुकूमत बनाने में मैं इलेक्शंस की बात की है, आगे तो जाहिर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ने कोशिश की कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो जो जीत के आई हैं उनके साथ ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग की जाए। और जब अवामी लीग ने ये बात मानने से इनकार कर दी कि जनरल आगा यहिया खान को सदर पे हम कबूल करते हैं, तो नतीजा ये है कि फिर उनको तो साइडलाइन करके तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो की। और ये भी एक हकीकत है कि उस मार्शल्ला के दौर में जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन थे, वो यहिया खान की कैबिनेट में उनको वजीर खारजा और नायब सदर का ओहदा भी उन्होंने कबूल किया। और जो जो यूनाइटेड नेशंस में वो आए थे तो उस वक्त भी वो पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से आए थे। तो ये भी एक है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री है कि उन्होंने उसूलों की लड़ाई लड़ने के बजाय इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए जो भी सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश की है। और आज अगर पाकिस्तान की सियासत का ये आलम है तो उसमें जहां एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग डूइंग्स हैं, वहां पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसूलों की खातर कोई मज़ामती बयानिया नहीं रखा। और जिन लोगों ने मज़ामती बयानिया रखा वो यकीनन मतूब हैं, वो जेलों में गए, उनको वो इख्तदार की सीढ़ी से बहुत दूर उनको रखा गया है। लेकिन बहरहाल उसूल जो है वो मैं समझता हूँ कि तभी किसी कोई सोसाइटी जो है वो अच्छी सोसाइटी बन कहलाने की मुस्तहिक होती है कि जिसमें
जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चूंकि ये जो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये माशरे के अंदर सुधार लाते हैं, ये आइडियल्स होते हैं, और इन्हीं की ग्रास रूट्स लेवल पे इनके वर्कर्स होते हैं। तो इन वर्कर्स की जैसी तरबियत लीडर करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी, तो अल्टीमेटली माशरे के अंदर वही चीज मुतरशे होगी। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो मौका परस्ती, मफाद परस्ती का मुजाहरा करेगी, तो अल्टीमेटली उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसको एक हिकमत अमली, या उसको उसको वो, चूंकि वो अपने लीडरों को फॉलो करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान में आज जो आप हैं यानी पॉलिटिक्स में जो कमर्शलिज्म देख रहे हैं, तो इस कमर्शलिज्म में जहां ज़ियाउल हक को मोर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, तो वहां पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो भी कसूरवार है कि उन्होंने अपोजिशन के बंचों में बैठने को कभी तरजीह नहीं दी। यानी उसूलों को हमेशा उसूल हमेशा कंप्रोमाइज हुए हैं, और मजामती बयानियां या ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स, या वो जो जो पॉलिटिक्स की एक नेक और शरीफाना आदर्श है, उस आदर्श को पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है इसने कभी भी पनपने नहीं दिया। यही वजह है कि सारे लीडरशिप जो है वो इसमें आप कह सकते हैं कि उसको खज्जल खज्जल ख्वार हुई है। और आज उसी एस्टेब्लिशमेंट ने जो कभी कभी उनको सहारे दे के और अपने गमलों में उनकी परवरिश करते थे, तो आज उन्होंने एक और गमला बना लिया और उस गमले में एक और पुतला खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो सियासत को एक बहुत बड़ा, यानी बाकी पार्टियों को हम इसलिए थोड़ा बहुत मार्जिन देते हैं कि चलो उन्होंने इख्तिदार के लिए मौका परस्तियों का मुजाहरा किया, बेउसूलियों का मुजाहरा किया, लेकिन कम अज कम उन्होंने सियासत को इतना ज्यादा बदनाम नहीं होने दिया, या सियासत के अंदर कुछ ना कुछ रवादारी रहने दी। लेकिन अब पॉलिटिक्स में जिस तरह की गालम गलोच, जिस तरह का अब्यूज, जिस तरह के जो है वो वन साइडेड जो है वो उसूल, जिन जिन उसूलों को आप किसी भी स्टैंडर्ड पे परख नहीं सकते हो, कि आप अपने लिए जो कुछ पसंद करते हैं तो उसके लिए तो दुनिया का बुरे से बुरा आदमी भी आप उसको नेक बना लेते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ही नेक और अच्छा और बाउसूल आदमी हो तो उसको आप शैतान बनाने के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बुरा दौर है। और इस बुरे दौर के अंदर सियासी कारकुन जितना जितना उसका वकार जो है वो खराब हुआ है, और कमर्शलिज्म जो है वो जिस तरह उसने प्रिवेल किया है, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के माजी के अदवार में इस तरह की एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। तो अब आपने चूंकि ये आपके सवालात असल में, वैसे तो मैं एक बिल्कुल एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में दिया जा सकता है, लेकिन ये पस मंजर बयान करने का मतलब यह है कि ताकि लोग मौजूदा इलेक्शंस को उसकी तारीख के हवाले से समझ के देख सकें, और फिर समझ सकें कि क्यों हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना पॉलिटिकल रोल खत्म कर दे, क्योंकि उसके पॉलिटिकल रोल की वजह से यहाँ दहशतगर्दी को फरोग मिला, यहाँ एक्सट्रीमिज्म को फरोग मिला, यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस बने, और मुख्तलिफ कौमों और कम्युनिटियों के दरमियान जो इत्तेहाद का रिश्ता था, जो मोहब्बत का रिश्ता था, वो कमजोर पड़ा। और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एलिनेशंस है, और हर एक कौम जो है वो अपने आप को एक लतल्लक सी महसूस कर रही है पूरे स्टेट अफेयर्स से। और पॉलिटिकल पार्टियां भी इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनको भी इस तरह के इत्तेहाद बनाने पड़ रहे हैं कि जो जिनमें कोई नजरियाती जो है वो किसी किस्म की कोई कदर मुश्तरक नहीं है, सवाई एक मुश्तरक है कि वो ये अब कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है ना वो फ्री फेयर होने चाहिए, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होना चाहिए, और जो भी हुकूमत आवाम की मुंतखब हुकूमत हो उसको फॉरेन अफेयर से लेके पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के नुकसान का तयन करने में वो आज़ाद होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी
जो बावजूद दावे इस तरह के हैं, लेकिन आप ये समझें कि हाथों के तरफ वो देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ही, कि कोई दस्त शफकत की जो है ना वो दलासा अगर मिले तो हम खुल खिला के तो खेलें। जैसे मतलब यह है कि आपने इशारा दिया, और ये पाकिस्तान में ये कोशिशें हुई हैं कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी मतलब नून लीग जो है वो उनकी बखरे कर मदद दे। करे बुजदार जो वजीर आला पंजाब हैं उसको हटाने में। लेकिन वजीर आला लाएं किसको? परवेज इलाही को। और परवेज इलाही और पीपल्स पार्टी की का एक अलायंस बने, और उसमें फिर ये जो सराइकी मुतदा महाज के कुछ लोग हैं इनको तोड़ के पीपल्स पार्टी में, या फिर क्यू लीग में शामिल करके तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई को जो है। एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पीटीआई और कॉफ लीग जो है वो मुस्तकबिल में एक हुकूमत वो करें और नून लीग अपोजिशन करे। लेकिन नून लीग ने, और खास करके नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में, ये मोशंस जो है वो नहीं, हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो, चूंकि 2018 के लेकिन इलेक्शन रिग्ड थे। बहरहाल यहाँ चूंकि वो जब एक दूसरे के मफादात, तबकाती मफादात जब मद्देनजर आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब यह कि या तो कोई खामोशी अख्तियार कर लेता, तो या कहीं और या फिर हिस्सेदारी मिलने का वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो जीत जाएंगे मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, चूंकि अब पूरी दुनिया की नजरें भी पाकिस्तान के इस इलेक्शन मरकूज हो गई हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के रोल को भी जो है ना वो देखा जा रहा है। और इसी तरह जैसे बल्कि वो तो कल आज ही यूसुफ अपने शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम ये तमाम जो जो पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ यहाँ जो इम्तियाजी सलूक और अपोजिशन को दबाने के लिए जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप के अंदर इस केस को ले जाएंगे। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनली ये एक फोरम है कि अगर किसी जगह पार्लियामेंटेरियंस को कोई हार्डशिप है तो उसको फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो देखती हैं, और वो उस मुल्क को फिर बखबर करती हैं कि आप इस तरह के जो इम्तियाजी और जबर के जो हथकंडे हैं सर इस्तेमाल करने से भाग रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करनी, एक अर्ज थी जी कि आपने एस्टेब्लिशमेंट का करदार, फौज का करदार, ये हम लोग इलेक्शन से बाहर, ये ऐसे, ये अभी जिमनी इलेक्शन हुए थे पीछे 2-3 है ना, फौज जी बाहर रही थी, फौज नहीं अंदर आई थी ना। जी हाँ तो इसके में 20 पोलिंग स्टे वो जी प्रिजाइड। जी हाँ ठीक है। अब ना आज वो इलेक्शन मुलतवी हो गए, वो 18 तारीख थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी मुलतवी किया कि हुकूमत पंजाब ने उनको रिक्वेस्ट किया कि जी वो हमारे पास अमला ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब है कि फौज के बगैर तो ये सिविल हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसर भी ट्रेंड कर सकती है, तो फिर अगले इलेक्शन फौज के साथ ही होने चाहिए, मेरा ख्याल है। देखिए देखिए बात ये है ना, इसके दो मानी है। अच्छा, एक मायना मैंने यही समझा कि एक इसके माना पास। ये था कि जिनको हमने 19 तारीख के इलेक्शन, 19 को ही हुए थे ना कि 20 को हुए थे? जी जी जी, 19 को जी, 19 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। फरवरी को हुए थे जी। तो 19 फरवरी के लिए जिनको ट्रेंड किया था कि किस तरह आपने धांधली करनी है हम्म, और बैलेट बॉक्स उठा के भागना है, जी उनको तो इलेक्शन कमीशन ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके उनको तो कर दिया मुअत्तल। जी 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 जी, वो सारे अब अफसर मुतल्लक। उनकी जगह दूसरे लोगों को ट्रेंड करना है ना कि वो किस तरह इलेक्शन में धांधली कर सकते हैं। एक ये दो मतलब भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, बाकी देखें दुनिया में ये बस बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, और लॉ एंड ऑर्डर के मसले को पुलिस जो है वो अच्छे तरीके से वो कर सकती है, और इन द सिविल एड जो है वो आर्मी को भी, किसी कोई अगर बहुत सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है तो उसमें आर्मी को भी बुलाया जा सकता है। वहां तो वो दूसरी रेंजर्स भी हैं।
तो ये यानी गुंडागर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। वो लोग जो लोगों को वोट नहीं देने देते, या वो फायरिंग करके रास क्रिएट करके तो लोगों के आजादाना वोटिंग के अमल को जो है या तो सुस्त रवि का शिकार करते हैं या उनको वोट नहीं देने देते, तो इसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिविलियन इदारे जो है वो नकारे हैं, नकम्मे हैं, तो लिहाजा ये काम जो है ना, जो सबसे एफिशिएंट जो फोर्स है वो आर्मी है, लिहाजा तमाम कामों के अंदर जो है ना वो आर्मी को फोर फ्रंट पे रखा जाए, ये कोई अच्छी रवायत भी नहीं है। और इस तरह कभी भी सिविलियन इदारों में खुद एतमादी और खुद एतबारी नहीं आएगी। ये प्रैक्टिस इनको करने दी जाए, जहां जहां भी इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, और इसी तरह के जब जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक्शन लेगा, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, तो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और आप ये देखिएगा कि ये जो अब तो चूंकि अप्रैल में इलेक्शन चले गए हैं, लेकिन अप्रैल के जो इलेक्शन होंगे उसमें भी दांस धांधली की कोशिश की जाएंगी, लेकिन वो 2021 19 फरवरी के इलेक्शन से निस्बतन ज्यादा पुरसुकून और ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि कैंडिडेट को जब पता चल जाए कि उधर एक इदारा जो सुपरवाइज कर रहा है, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और वो अब तैयार है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने का, तो फिर उनको भी पता होता है कि ये जो कुछ हम करते हैं तो इसकी अल्टीमेटली सजा जो है वो उनको मिलती है। और ऐसे वक्त एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसे कैंडिडेट्स पे ताहियात पाबंदी भी लग सकती है, जो मुसलसल जो है वो गुंडागर्दी और धौंस और धांधली का ही सहारा लेता हो। तो सो दैट मैं अब भी यही कहता हूं कि आर्मी को बुलाने से बेहतर है कि सिविलियन अथॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसी में रिफॉर्म्स लाई जाए, और यही अल्टीमेटली एक प्रोसेस से गुजरने के बाद में ये सब ठीक ठाक होगा। आपके अड़ोस पड़ोस में देखिए, मुल्कों में हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश, ये एक ही नेचर के लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो है वो भी शुरू शुरू में जब इलेक्शन होते थे तो बहुत सारे जो ग्रोह होते थे ना, ताकतवर ग्रोह, बदमाश, वो पोलिंग बूथ को कब्जा कर लेते थे और अपने पसंद के कैंडिडेट के हक में वोट कास्ट करते थे, ठप्पे भी लगाते थे। लेकिन आज जो है वो सारी दुनिया कहती है कि वो इलेक्शन, वहां के इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, उनमें धांधली का कोई शिकायत नहीं आती। कोई इक्का दुक्का, हाँ, हुकूमतें मैनेज करती हैं लोगों को किसी पार्टी का अगर कोई ताकतवर उम्मीदवार है तो उसको खिसका के अपनी तरफ ले आते हैं। लेकिन अब यह है कि वोट का अमल शफाफ है। हाँ, कहीं कहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इनकी शिकायतें मौसूल होती हैं, और जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि इसमें किस तरह की धांधली के क्या क्या चांसेस हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो अपोजिशन हिंदुस्तान की है, वो इस अमल में किसी किस्म का कोई अभी तक कोई नुक्ता वाजे नहीं कर सकी, और ना ही उन्होंने इस पे कोई एजिटेट किया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसमें कोई ऐसी फीडिंग्स भी की जा सकती। बेसिकली तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर में जो कुछ आप फीड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, लेकिन ये कोई किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता। और जो लोग ये काम करते हैं फिर उसमें जो इदारे मुलव्वस होते हैं और उसमें दूसरी पार्टियों के भी एक्सपर्ट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस जमहूरी अमल से गुजरना दिया जाना चाहिए, और जितना जल्दी इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी इतना ही लोगों के खिते के इलाके के मफाद में होगा। और जितना इसमें जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल होगा, धौंस धांधली का इस्तेमाल होगा, उतना ही इस अमल से एक दफा अगर लोगों का जमहूरी अमल से एतमाद उठ गया तो फिर बंदूक की हुक्मरानी होगी, और हर कोई अपने बका के लिए फिर बंदूक को ही सहारा बनाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखने वाले लोगों को स्पेस ना दिया गया
तो इस खित्ते के अंदर बहुत तबाही और बर्बादी आएगी, और पाकिस्तान वैसे ही जो है वो एट एट वॉर है, सिविल वॉर है। इदारे भी मुतहरब हैं एक दूसरे के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज भी, और मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप भी। तो लिहाजा ये है कि इस मौके पे मैं समझता हूँ कि दूरंदेशी का मुजाहरा किया जाना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को किसी एतबार से भी मौका परस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बिल्कुल अपने आप को भी वो ट्रांसपेरेंट बनाए। और ये तो मैं कह सकता हूँ कि कोई मोजज़ा ही होगा जो यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त से दो चार करेगा, अदरवाइज तो न्यूमेरिकली ही इज इन द मेजोरिटी एंड ही विल विन। सर मैं देख रहा था कि वो जिस तरह हमने मेजॉरिटी की बात की, 1970 के इलेक्शन की बात आपने की, तो उस वक्त जो पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान के 5,69,41,41,500 रजिस्टर्ड वोट थे, जिसमें 3,03,00,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। और उस वोटों में से जो अवामी लीग थी उसमें तो बहुत बड़ा एक मार्जिन था उसका, और सीटों का भी और वोटों का भी, उसने डबल वोट ले लिए थे। पीपल्स पार्टी ने टोटल 61 लाख वोट लिए थे उस वक्त, 61,48,000। क्या आप, मतलब मेरा आपसे सवाल है कि अगर उस वक्त जिस तरह के इलेक्शन हुए थे फेयर, वही जो नताइज आए थे, उनके मुताबिक अगर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर लेती, तो क्या पाकिस्तान आज इस खित्ते में मजबूत भी होता, मुआशी इस्तेकाम के साथ भी होता, और सियासी इस्तेकाम के साथ भी? क्योंकि वो तो एक पहली रूटीन थी, 20-24 साल के बाद पहली दफा इलेक्शन हुए थे जमहूरी। देखिए, बात यह है कि ये तो आइडियली अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाती तो शायद पाकिस्तान के ज़्यादा मफाद में होता, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1951 में जिस एक 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 बगावत, जिसको पिंडी कंस्पिरेसी केस कहते हैं, उनके बहुत सारे जो जो उस केस में जिनको इम्प्लिकेट किया गया था, बाद में उन्होंने किताबें लिखी हैं। जनरल अकबर भी थे ना उसमें, उसमें जनरल अकबर भी थे, और भी बहुत सारे थे, अता हुसैन थे, और बेशुमार लोग, और उन लोगों ने बाद अज़ां किताबें लिखी हैं, और उनने ये कहा कि ऐसी कोई कंस्पिरेसी नहीं हुई थी। अच्छा। अलबत्ता फौज का में एक तबका ऐसा था जी, जो मेजर जनरल से लेके नीचे कैप्टन तक ये जी, समझते थे कि बरतानिया और अमेरिका का पाकिस्तान के स्टेट अफेयर्स के अंदर बहुत मदाखलत है, और हमें पाकिस्तान को आज़ाद कराना है बैरूनी कुफ्तों से। जी, और चूंकि पाकिस्तान आपको पता है कि 54 में सीटों और सेंटों का मेंबर बन गया था, जी, और इन लोगों को भी चूंकि इनके नजरियात, आप ये देखें कि इन इन सब लोगों ने दूसरी जंग अजीम में किसी ने कोई ना कोई तगमा जरूर लिया हुआ था, चूंकि अपने महजों पे इन्होंने जिन जिन जंगों में इनने हिस्सा लिया, तो उन में बरतानिया, चूंकि ये तो ताजे बरतानिया के फौज का हिस्सा थे, जी, और मोस्टली जो है वो देहरादून के ट्रेंड लोग थे। जी, तो लेकिन ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान पे बरतानिया का इन्फ्लुएंस ना हो, पाकिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो, हम दाखिली और खारजी अमूर के अंदर आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाएं। जो इन लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन किताबों का मैं क्रैक्स आपको बता रहा हूं। जी, लेकिन चूंकि अयूब खान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने डे फर्स्ट से ही, मतलब यह है कि अपने डांडे जो है वो इन मुल्कों के साथ मिला लिए थे, और उसके बाद पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं कि बरतानिया और अमेरिका के मफादात के लिए एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होता रहा।
कहने को तो उसको कहा गया कि ये जी कम्युनिज्म के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट थी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो जो भी बरतानिया और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जो अड़ोस पड़ोस में भी लोग थे, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान की सरजमीन बतौर लॉन्चिंग पैड, खास करके मगरबी पाकिस्तान और मशरकी और उन इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज जीती थी, या 1950 के जो पिंडी कंस्पिरेसी केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों के बारे में अमूमी तस्वर ये किया जाता है कि वो कोई कम्युनिस्ट नहीं थे। उसमें चंद कम्युनिस्ट भी थे जैसे मेजर हिसाब या सजाद जहीर या, लेकिन मेजोरिटी ऐसे लोग थे जो एंटी कम्युनिस्ट थे, बट दे वर आल्सो एंटी इंपीरियलिज्म। और फिर यह है कि ये जो पार्टियां जीती थी इलेक्शंस में, अवामी लीग भी एंटी इंपीरियलिस्ट थी, पीपल्स पार्टी भी बजाय एंटी इंपीरियलिज्म के नारे लगाते थे, और जमीयतुल उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी की तो क्रेडेंशियल रिनाउंड थी कि वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के बहुत बुलंद आवाज से जो पार्टी खड़ी थी वो अवामी नेशनल पार्टी थी। तो सो दैट एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी क्यादत शेख मुजीबुर रहमान जैसा रोशन ख्याल, सेकुलर डेमोक्रेट, और जिस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो सोशलिस्ट हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी को वो तरक्की का रास्ता समझते हूं, वो तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक पीसफुल रेवोल्यूशन था। और पाकिस्तान का जो स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर्स तो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस ने बनाया, बल्कि पाकिस्तान की ये वो तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बांग्लादेश तो मशरकी पाकिस्तान से तो किसी को कुछ लेना देना नहीं था, वो तो बर्रसगीर की जो यानी ताज बरतानिया की जो तकसीम का जो फार्मूला हुआ, उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान में आ गया, और मगरबी पाकिस्तान के हाथ में हमेशा इख्तदार रहा, और इख्तदार पे मुतमक्कन कुव्वतों ने कभी भी मशरकी पाकिस्तान के लोगों को एक इक्वल सिटीजन के तौर पर ट्रीट नहीं किया। उनके जो दुख थे, उनके जो मसाइल थे, उनके जो मुश्किलात थी, जो रोजगार के मसाइल थे, उन मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि कहावतें कहावतें कही गई। और अगर और शायद आपने भी सुनी हो, हमने तो बहुत सुनी है ऐसी, और ये हमेशा जिन कौमों को ये समझते हैं कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ फिर तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। तो बंगालियों के लिए ये कहा था कि जी अगर आपको रास्ते में एक सांप मिले और एक बंगाली मिले, आप सांप को छोड़ दें तो बंगाली को मार दें, क्योंकि बंगाली सांप से ज्यादा खतरनाक है। और एक दौर में पाकिस्तान के सोसाइटी के अंदर अपेरेंटली तो हुकूमत के दावे कश्मीरियों के लिए बड़े थे, लेकिन इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कश्मीरियों के लिए भी कि ये बहुत चालाक हैं, ये तो पेशाब की कीमत भी वसूल करने वाले हैं, लिहाजा इनको इनपावर नहीं होने देना है। हमने वो कीमत क्या वसूल करते हैं कि वो 1350 मेगावाट बिजली, अरबों अरबों क्यूबिक वाटर, कश्मीरी कौन सा पैसे वसूल करते हैं? कश्मीरी तो उल्टा दे के फिर हाथ फैलाते हैं। हम तो खुद मालिक होने के साथ बेकारी है। बात यह है कि आपको पता है कि 1960 तक जी ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर बाकायदा कानून मौजूद था कि आजाद कश्मीर से ही कोई आदमी भी प्रमोट होके तो वो जनरल के ओहदे तक नहीं जा सकता, ब्रिगेडियर भी नहीं हो सकता। ये तो पीपल्स पार्टी का ये 1970 के अंदर जाके जब पीपल्स पार्टी बरसरे इख्तिदार आई और उसने कुछ रिफॉर्म्स की, तो तब जाके तो इस तरह के कुछ डिस्क्रिमिनेशनरी लॉज, उस वक्त जो आजाद कश्मीर की अपनी फौज थी ना, आजाद कश्मीर रेगुलर फोर्सेस, उसको जम कर दिया पाकिस्तान में। वो आजाद कश्मीर की जो रेगुलर फोर्सेस थी ना, दे वर नॉट रेगुलर फोर्सेस, इट इज अ मिसकंसेप्शन। ये सारे डिजर्टर्स थे। बेसिकली तो फौज थी जो 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 रियासत जम्मू कश्मीर की फौज थी,
तो ये सारे लोग जो 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 आर्मी से भाग जाता है तो वो उसको डिजर्टर कहते हैं। तो डिजर्टर लोगों का कि कोई आर्मी शार्मी नहीं थी, टोटली जत्थे थे। बाद में सर भर्ती शुरू हुई थी ना और 1948 बाद में कोई भर्ती शर्ती करके इन्होंने वो भी जो है ना की, आरएफ बनाई थी यूएन की रेजोल्यूशंस में, जब पाकिस्तान को कहा गया कि यू शुड विकेट दैट टेरिटोरी, तो इन्होंने आगामी तौर पर कुछ जो है वो इन्हीं के तावन से कुछ चीज़ें वो खड़ी की गई थी। और फिर नेशनलिस्टों ने एक नारा बना लिया जी, कश्मीर आर्मी बहाल करो। वह कौन सी आर्मी है जो अपने वतन का दिफा नहीं कर सकी, जो अपने लोगों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, जो अपने ही लोगों के कत्लेआम को फॉरेनर्स के हाथों बचा नहीं सकी, उनको वो तायनात कत्लेआम को करते थे बंद नहीं करा पाकिस्तानी सकी, तो वो बॉर्डर्स कौन पे। सी आर्मी थी? ये ऐसे ही हमें मतलब यह है कि जो है ना वो चूंकि हमारे पास तो मुतबादल इल्म कोई नहीं था, तारीख लिखने वाला कोई नहीं था, आर्टिकल लिखने वाला कोई नहीं था, अगर लिखे भी तो छपेगा कहाँ? सारे जो है वो दो ही अखबार पाकिस्तान में जो है ना छपते थे, जो आज़ाद कश्मीर में जाते थे, एक जंग और नवाब वक्त। तो लिहाजा ये है कि एक है आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो नस्ल आज जो आंख खोल के दोस्त और दुश्मन पहचानने की कोशिश कर रही है, ये इसका बड़ा कमाल है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर देर इज नो एनी रेफरेंस लाइब्रेरी। फिर यह है कि और ये साइंस का उसूल है कि कोई अगर वाकया हो जाए तो उस वाकया पे के गिर्द जो है वो तकद्दस का एक हाला खींच लिया जाता है। 50 साल तक कोई आदमी उस हाले को तोड़ नहीं सकता। 50 साल के बाद लोग आस्ता आस्ता हकायक जानना शुरू कर देते हैं। वो एडवांस माशरों के लिए, हम जैसे पसमानदा माशरों में तो शायद 100 साल लग जाए इसमें, लेकिन लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो जी लोग ये क्यों नहीं करते तो वो क्यों नहीं करते। देखना यह है कि लोगों के पास सच जानने के लिए वसाइल क्या है, और प्रोपगंडा जो है वो स्टेट का, और फिर आगे उस प्रोपगंडे को फैलाने वाले लोगों को जो स्टेट ने अपने तनख्वाहों पे यानी रखा हुआ है, फिर उनको सोशल मीडिया पे भी बैठाया हुआ है, उनको असेंबलियों में भी बैठाया हुआ है, उनको ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी भर्ती किया हुआ है। कि आप आज देखिए कि आज़ाद कश्मीर का जो एक्ट 74 है, उस एक्ट 74 में जो 14th अमेंडमेंट की गई है, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी यानी नेशनलिस्ट पार्टियां जो जो रियासत की वहदत की बात करती हैं या इंडिपेंडेंस की बात करती हैं, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनली बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और साथ में नई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये भी रखा गया कि अब 2 लाख रुपया आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होने के लिए आप जमा कराएं, और वो अगर मतलब यह कि इट्स अप टू कि वो आपके रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, 2 लाख रुपया आपका चला जाए। तो कौन ये रिस्क लेगा ऐसे कवानीन की मौजूदगी में कि 2 लाख भी जमा करे? और तो लिहाजा इस 21वीं सदी में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराने के लिए आपको एक तो पैसे देने पड़ते हैं, और फिर साथ में वो कहते हैं कि आपने अपनी मेंबरशिप बमै शनाख्ती कार्ड के, और जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड शनाख्ती कार्डों पे होता है, तो कौन सा आदमी ये जुर्रत करेगा कि वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो जाके जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगा कि ताकि उसके नाम से जैसे आजकल जो है ना कि इतनी टीटियां उसके नाम पे आ गई तो इतना बैंक जो है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि वो कोई चौधरी था ना, तो वहाँ दूसरे लोग भी थे जो कमजोर तबके के थे। तो उन कमजोर तबके में के एक बंदे का जो है वो बच्चा यूनिवर्सिटी करके आया, तो उसने अपने वालिद से तकाजा किया कि जनाब चौधरी साहब से जाके तो मेरा रिश्ता मांगे बेटी का। उन्होंने कहा बेटा वो नहीं देंगे, वो चौधरी हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम उनकी मसरी नहीं कर सकते। बहरहाल बेटा बेटा बाहर से पड़ा वो था, तो उसने जोर दिया, तो जाके जो है वो अल्टीमेटली बेटे के हाथों मजबूर करने पे बाप ने जाके चौधरी साहब से रिश्ता मांगा। तो चौधरी को आया गुस्सा, तो उसने अपने मुलाजमों और लोगों से कह के तो उसकी खूब पिटाई की, जमीन पे लेटा के मारा। तो आखिर में जब वो उठा कपड़े शपड़े झाड़ के, तो उसने कहा कि फिर चौधरी साहब मैं ना ही समझा, यानी मैं ना ही समझू। तो
ये बात यह है कि हालात इस तरफ हैं कि आपको समझना चाहिए कि ये उन कवानीन को जो कुरून वस्ता में भी नहीं थे, उनको इम्प्लीमेंट करके आपको पूरे सियासी अमल से बाहर रखना चाहते हैं। और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे। बात यह है कि जो जो ये जो अपने सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फारूक हैदर, उसने 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 कोई स्टेटमेंट जारी की इस पे कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है इस 21वीं सदी में। पाकिस्तान के अंदर तो आप ये देखिए कि हर नजरिए का आदमी इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन पीओके और गलगित बल्तिस्तान के अंदर, बल्कि इस एतबार से तो गलगित बल्तिस्तान में भी आप ये देखिए कि वहां फिर भी मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है वो निस्बतन हमारे बेहतर है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ऐसा है कि जिस एक्ट के अंदर कोई आदमी जो फ्री थिंकिंग रखता है, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और कोई अपना मैनिफेस्टो रखता है, वो तो इलेक्शन को, वो जब तक जीओसी मरी कि उसमें खशामत शामिल न हो, लेंट अफसरों की हुक्मरानी को बरकरार रखने का अहद न हो, और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को लिख के ना दे, उस वक्त तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। आप तो वो लोग हैं जिनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना पूरा मुल्क पाकिस्तान को लिख के देना पड़ता है और फिर कहते हो कि हम आजाद हैं। जनाब एक और बात अभी बड़ी एक, बल्कि वैसे ना एक पागलाना सा सवाल है, ऐसे कोई अक्ल वाला सवाल तो नहीं है इतना। ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन, नहीं वो तो खैर मतलब यह है कि जो है ना वो अपने परवेज खटक साहब ने उनको, पीटीआई के जो लीडर हैं, उन्होंने पेशकश की है। लेकिन वो तरदीद हो गई अभी। वो तरदीद बेशक हो जाए, कल तो सारे मतलब यह कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये सारी ऑफिशियल न्यूज़ थी। लेकिन जब वो पीडीएम ने और ख़ास करके हैदरी साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने जब रिएक्शंस दिया, तो उसके बाद उन्होंने सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए। बेसिकली तो पेशकश बिल्कुल सीरियसली दी गई थी और उस पे उन्होंने सोचा था। तो ये अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के एक दूसरे को जियो और जीने दो के, और डायलॉग करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर पीटीआई ने जो है वो गफूर हैदरी साहब को अगर अपने अलायंस में शामिल करने की दरख्वास्त की है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये उनका जमहूरी हक था। तो वो पॉलिटिकल नज़ाकतों के हवाले से, ज़रूरतों के हवाले से, क्योंकि अलायंस भी तो ज़रूरतों के हवाले से ही बनते हैं ना। अलायंस कौन से कोई किसी नेक और शरीफाना आदर्श पे बनते हैं? जो ज़रूरतें होती हैं, इमीडिएट टाइम की जो नीड होती है, उस नीड के मुताबिक अलायंसेस बनते हैं। और ये जो पीडीएम का अलायंस भी बना है, ये वक्त की ज़रूरत था, इन पार्टियों की ज़रूरत था, जमहूरियत की ज़रूरत था, सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ, मीडिया की आज़ादी और जुडिशरी की आज़ादी, ये इन सब के लिए ये ज़रूरी था। चूँकि आहिस्ता 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 जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों को इस कदर दबाव में कर दिया गया है कि जिससे कि आप किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं ले पाएंगे। और आप देखें कि जय्यद जो साफ़ी हैं उनको टीवी चैनलों से उनको फारग कर दिया गया और वो आजकल सोशल मीडिया पे अपना अपना एक यूट्यूब, ये ठीक है कि यूट्यूब वालों ने जो है एक तरह की ऑफर की कि अगर इतने लोग सब्सक्राइब कर दें, इतने लोग जो है वो फॉलोइंग हो, तो उन लोगों को यूट्यूब जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने सरवाइव किया, अदरवाइज तो ये भूखों मर जाते। तो शौकत साहब, सोशल मीडिया का आज मेरी गलती की वजह से काफ़ी हमने 10-15 मिनट ज़ाया किए। मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूँ। मैं अपने कश्मीरी जो भाई मेरे जवान बच्चे हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए मैंने एक क्या कहते हैं, इस्तदा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, मेरे देश के जवानों एक अहद कर लो, अपने अपने नजरियात पर कायम रहो,
मगर अदबो एहतराम का रिश्ता जरूर रखो। ना किसी को गद्दार कहो ना काफिर, बस एक काम करो, गालिबों गासबों काब्जों के गुलाम न बनो, बस वतन की आजादी के अलम बरदार बनो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और मेरे बहुत से दोस्त जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले 3 मैसेज आए हैं, और मैं इंशाल्लाह उनको इस प्रोग्राम में कहता हूं कि मैं इसी तरह मेजबान हूंगा। मैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से इस मामले पे डिस्कस करूंगा, और इस प्रोग्राम में मैं आप भाइयों को आपके नुक्ता नजर पर एक ब्रीफिंग दिलवाऊंगा, और सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब इंशाल्लाह आपको उस मसले पे मुकम्मल हम अपना मुद्दा बयान करेंगे, और हम आपको साथ रखेंगे, आपसे राय भी लेंगे अदब एहतराम के साथ। ना ही हम किसी को बुरा कहते हैं, और ना ही हम ये तवक्को रखते हैं कोई बंदा हमें उस इखलाक की डगर से नीचे जाए जो हमारी कौम का शेवा नहीं। देखिए देखिए शफीक साहब, बात यह है, जिनको तनख्वाह मिलती है अब्यूज करने की, तो आप उनसे पहले मानसी का, आप अगर कुरान की तलावत भी करते रहे ना, लेकिन अगर स्टेट ने उनको तनख्वाह दी हुई है आपको अब्यूज करना, तो वो उसमें भी जेर जबर की गलती निकाल लेंगे। बात यह है कि हम जो कुछ भी बयान कर रहे हैं वो तारीख, और तारीख को कंसल्ट किया जा सकता है। हम कोई अकीदे पे बहस नहीं कर रहे हैं, हम कोई गैर मरई ताकतों के बारे में, कोई खुदाई मखलूक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम वो कुछ कर रहे हैं जो तारीख में हो चुका है, और अपने उस इल्म और तजर्बे की बुनियाद पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है अगर हालात को, अपने रवैयों को ना बदला गया। बाकी जिनकी तरबियत बदतमीजी की है, जिनकी तरबियत जो है वो अब्यूज करने की है, तो ये माँ बाप से विरसा चलता है। देखिए बात यह है कि किसी यूनिवर्सिटी ने आपको शायद कोई ऐसी किताब नहीं वो की है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी माँ की गोद जो है ना, वो रिश्तों का तारफ कराती है। ये आपके वालिद साहब हैं, ये आपके भाई साहब हैं, ये आपकी बहन है, ये आपकी चाची है, ये आपकी ताई है। इसी तरह फिर वो माशरे का में जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनका तारफ कराती है, और फिर अपने बच्चों को कहती है कि बड़ों का अदब करना है, और दूसरे के साथ जब मुखातब हूं तो तहजीब के साथ, पोलाइटनेस के साथ। तो जिनको माँ की गोद से कोई तरबियत न मिली हो, बल्कि तरबियत ही इसी तरह की मिली हो, तो वो 20-21 साल के आदमी को आप कोई एक प्रोग्राम करके तो उसको तहजीब, और ना आप रिक्वेस्ट करके, क्योंकि जिस माशरे के अंदर ताकतवर पे लोगों को रहम आता हो, जिस माशरे के अंदर बदतमीज को दलेर और दलेर को बुजदिल समझा जाता हो, मजहब को बुजदिल समझा जाता हो, जो इंसानों के हुकूक के लिए रियासतों और उनके इदारों से लड़ रहा हो, उसको गद्दार समझा जाता हो, तो उस माशरे के अंदर आपने अपना फरीजा अंजाम देना है। आपने अपने ज़मीर और अपने शऊर के सामने जवाबदेह होके तो वो काम करना है जो आपकी नस्ल के लिए है, जो आपकी कौम के लिए है, जो आपके रीजन के लिए है, जो पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए कि हम यहाँ बैठ के तो कोई तफरकाबाजी नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठ के किसी मजहब को अब्यूज नहीं कर रहे, हम मजहबों का कोई यहाँ तकाबल नहीं कर रहे, कोई तकाबले अदियान नहीं है। हम पॉलिटिक्स का जो जो तकाबल है वो कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में बेहतरी कैसे आ सकती है, और इंसानी माशरे को हर नए दिन बेहतर से बेहतरीन बनने के मौके भी होते हैं, और उनको चांसेस भी मिलना चाहिए। असल में वो जो हमारा दोस्त है, जो हमारा दोस्त मकसद भाई है कश्मीरी है हमारे, उन्होंने एक खत लिखा है छोटा सा, मुझे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, मैंने उसके में बात करेंगे हम। कहते हैं बरे सगीर की तकसीम 1947 में हो चुकी है,
सोवियत यूनियन। मैं यहीं आप रुक जाए ना, इस आदमी को, ये आपका भाई है, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन मसला यह है कि इनको पता होना चाहिए कि ये बर्रे सगीर की तकसीम नहीं हुई थी, ये ताजे बरतानिया हिंद की हुई थी। यही मैं उनको बताना चाहता हूँ। ताजे हिंद बरतानिया की तकसीम जो है वो दो कौमी नजरिए, वो मजहब की बुनियाद पे हुई कि जितने नॉन मुस्लिम्स हैं वो पार्ट ऑफ इंडिया होंगे, और जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे, और उसके लिए पंजाब की तहसील और गांव भी तकसीम हुए, और जिसमें प्रिंसली स्टेट जो है वो नहीं शामिल थी। चलो फिर आज इसी पे आप लोग थोड़ा सा उसको थोड़ा उनको अभी हम नहीं कर रहे चूंकि टाइम पूरा हो गया है, तो मतलब तो उन्होंने इसमें लिखा है, लेकिन मैं आपसे बैठ के तो इस पे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मतलब क्या है, हम बात करेंगे। आप तो जो 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 हकाइक हैं कि उनको बताएंगे इसका क्या रोल था, ये जो 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 इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 क्या था, जो 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 क्या कहते हैं 3 जून पार्टीशन प्लान क्या था, और इसके अंदर फिर कौन कौन से मतलब यह है कि अवामिल थे, उसमें मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ क्या था, बरतानिया का मौक़िफ़ क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या था, और भी और ये मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही पार्टियां थी। यहाँ बड़े सगीर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी, सोशलिस्ट पार्टियां भी थी, लिबरल पार्टियां भी थी, लेकिन ये 3 पार्टियां जो है, यानी बरतानिया तो हुक्मरान था, कॉलोनियल पावर था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, ये 2 वो पार्टियां थी जिन्होंने वन वे आधी अदर वे बरतानियों को असिस्ट किया। इसीलिए तो इस पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग इनसे रब्ता रखूंगा मैं। तो और इनको एक मैं आपके तो प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूंगा कि एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन हैं इश्तियाक अहमद कुरैशी साहब, यूट्यूब पे पाकिस्तान के क़याम और प्रिंसली स्टेट, इन सब पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उनके इंटरव्यूज हैं, तो उनको भी देखें, उनकी दो बुक मैं उनको दिखाऊंगा भी हैं, और वो भी पढ़ूंगा, सुनूंगा, तो माशाल्लाह उनको इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। और सवाब का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी हिस्ट्री के नॉलेज में इजाफा जरूर होगा। तो इंशाल्लाह। तो नाजरीन, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मैं फिर माजरत चाहता हूँ, आज मैंने 10-15 मिनट मेरे ज़ाया हुए मेरी लाइमी की वजह से, और शौकत साहब से माजरत चाहता हूँ, उनको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा, और जो उनको तकलीफ हुई उसकी माजरत चाहता हूँ। तो अगर अगली दफ़ा मिलेंगे तो उनको इंशाल्लाह एक काफ़ी पिलाएंगे, और उसके बाद फिर उनसे 2-3 काफ़ियाँ पियेंगे, और फिर इंशाल्लाह वो माजरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह हाफिज नाजरीन। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह कल अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, और अपने दोस्तों को भी मजीद तारीख से आगाह करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।